फीचर्स या प्रोविजंस बोल सकते हैं, प्रोविजंस ऑफ कॉपीराइट एक्ट 1957 का। ठीक है, जैसे साइलेंट फीचर प्रोविजन दोनों क्वेश्चन आएंगे तो हम लोग यही आंसर लिखेंगे। तो फर्स्ट रहेगा एप्लीकेबिलिटी, तो अप्लाई टू होल ऑफ इंडिया। ठीक है, अप्लाई टू होल ऑफ इंडिया लिख देंगे। सेकेंड पॉइंट ना अपन स्कोप का बना सकते हैं। ठीक है, स्कोप ऑफ दिस एक्ट, तो स्कोप में मतलब क्या चीज़ बेसिकली करता है, तो बोल सकते हैं कि कॉपीराइटेड वर्क को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। कैसे कैसे वर्क हैं तो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, कैसे कैसे वर्क्स को प्रोटेक्ट किया जाता है, तो वो हम लोग लिख देंगे यहाँ पे। ठीक है, थर्ड पॉइंट अपन बना सकते हैं कॉपीराइट के बारे में दिया है, चैप्टर वाइज अपन याद कर लेंगे। चैप्टर 3 कॉपीराइट के बारे में दिया गया, यहाँ पे बेसिकली कॉपीराइट की मीनिंग के बारे में दिया गया, तो हम लोग यहाँ पे हेडिंग डाल के मीनिंग लिख सकते हैं। ठीक है, फिर चैप्टर 4 बात करते हैं ओनरशिप की एंड राइट्स ऑफ द ओनर। ओनरशिप होगी कॉपीराइट क्योंकि में जो करवाएंगे उसकी, और राइट्स ऑफ द ओनर, तो राइट्स ऑफ द ओनर ऑलरेडी कवर्ड है, हम लोग यहाँ पे उसको लिख सकते हैं। फिर चैप्टर 5 बात करता है टर्म्स ऑफ कॉपीराइट की, ये सेक्शन 22 से लेकर 22 से लेकर 29 में दिया गया, तो वहाँ पे भी हम लोग थोड़ा बहुत डिस्क्राइब कर सकते हैं इसके अंदर में। नाउ लाइसेंस के बारे में बात करते हैं, कॉपीराइट लाइसेंस के बारे में चैप्टर 6 बात करते हैं। चैप्टर 6 के बाद डायरेक्ट 10 में आ जाएंगे। रजिस्ट्रेशन के बारे में बात करते हैं कि जो भी कॉपीराइटेड वर्क रहता है उसको रजिस्टर कैसे करवाना है, जिनमें प्रोविजंस दिए गए हैं उसके बारे में। फिर 11 में अपना इन्फ्रिंजमेंट, अगर कोई कॉपीराइटेड वर्क को यूज़ करता है तो उस पर इन्फ्रिंजमेंट लग जाएगा, ये हमारा चैप्टर 11 बात करता है। फिर अगर इन्फ्रिंजमेंट करने पे क्या क्या रेमेडीज अवेलेबल रहते हैं ओनर्स को, तो बोलते हैं सेक्शन 55 प्रोवाइड करता है सिविल रेमेडी के बारे में। यहाँ पे इंजंक्शन डैमेजेस एंड अकाउंट्स के बारे में दिया गया है सेक्शन 55 में, तो अपन उसको डिस्क्राइब कर देंगे। फिर हम लोग चैप्टर 12 है सिविल रेमेडी, और 13 हमारा क्रिमिनल रेमेडी आएगा, जिसको हम लोग ऑफेंसेस भी बोल सकते हैं। क्रिमिनल रेमेडी 63 में उसके पनिशमेंट दिए गए थे। पनिशमेंट हमला कितना था, 3 से लेकर के 6 महीने से लेकर 3 साल, और 50,000 से लेकर 2 लाख रुपए ऐसे कुछ था, तो वो चीज़ हम लोग यहाँ पे डिस्क्राइब कर सकते हैं। फिर 13 के बाद 14 के बाद अपील्स के प्रोविजंस दिए गए हैं, ये भी हम लोग लिख सकते हैं अपील के बारे में। ठीक है, नाउ अगर फिर साइलेंट फीचर्स हो गए हमारे, फीचर्स या प्रोविजंस बोल सकते हैं। अब हम लोग करेंगे इसके ऑब्जेक्टिव क्या क्या हो सकते हैं, तो हमने जो भी इन जनरल पढ़े हैं, क्रिएटिविटी को एनकरेज करता है, इनोवेशन को एनकरेज करता है। ठीक है, फिर इसके बाद प्रोटेक्ट करता है राइट्स को। ठीक है, कौन से राइट्स, मॉरल राइट्स एंड इकोनॉमिक राइट। मॉरल राइट्स की जो भी इसको काम जो भी बनाता है किसी चीज़ को, उसको अधिकार होता है उसको रखने का, और इकोनॉमिक राइट मीन्स उसमें से बेनिफिट पाने का भी अधिकार रहता है जो उसको बनाता है। प्रमोशन ऑफ फ्री यूज़ कर सकते हैं, मतलब जो हमारा दिया था ना इसमें कॉपीराइट में नहीं आएगा जो फ्री यूज़ के बारे में, वो हम लोग मेंशन कर सकते हैं। कहाँ थे, सेक्शन 51 में, कि क्या क्या चीज़ें 52 में, शायद 52 में क्या क्या चीज़ें कॉपीराइट में नहीं आएगी, तो फ्री यूज़ यहाँ पे लिख सकते हो आप। फिर उसके बाद प्रिवेंशन ऑफ इन्फ्रिंजमेंट, मतलब है ये कि इन्फ्रिंजमेंट नहीं करेंगे, अगर करेंगे तो क्या लगेगा, पेनल्टी लगेगा। ठीक है, पेनल्टी क्या क्या चीज़ के लिए, पायरेसी के लिए या फिर अनऑथराइज यूज़ के लिए लग सकता है। फिर चेंजेस बेस्ड ऑन टेक्नोलॉजी को कवर करने के लिए, जैसे इलेक्ट्रॉनिकली चीज़ें होती है, कंप्यूटर प्रोग्राम्स वगैरह को भी इसमें इनकॉर्पोरेट किया गया है इस एक्ट में। ठीक है, फिर ये अलाइन विद द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड मीन्स जो ट्रिप्स या बार्ने कन्वेंशन में, ट्रिप्स यहाँ लिख सकते हैं और बर्ने कन्वेंशन, दोनों को मतलब उसको उसके साथ में मिल के काम करने के लिए बेसिकली ये एक्ट को मतलब चेंजेस किए गए हैं अलाइन करने के लिए ये दोनों कन्वेंशन से। ठीक है, अब ये 1994 के अमेंडमेंट में क्या चीज़ लाई गई, तो बोलते हैं इंक्लूजन ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम एज अ फॉर्म ऑफ लिटरेरी वर्क में कंप्यूटर प्रोग्राम को भी इंक्लूड किया गया 1994 के अमेंडमेंट के द्वारा। फिर टर्म्स ऑफ द कॉपीराइट को पहले 50 साल था जो कि प्रिस्क्राइब था ट्रिप्स एग्रीमेंट में। ठीक है, वही चीज़ को बढ़ा करके 60 साल कर दिया गया। ठीक है, फ्रॉम द डेट ऑफ द पब्लिशिंग, क्या चीज़ को, सिनेमाटोग्राफ फिल्म्स एंड साउंड रिकॉर्डिंग के टर्म को चेंज कर दिया गया, 50 साल से 60 साल कर दिया गया। फिर एक्सपेंशन ऑफ इकोनॉमिक राइट। ठीक है, इकोनॉमिक राइट जो था वो इन्हेंस कर दिया गया है, मतलब उसमें अब जो भी जो ओनर रहेगा, कॉपीराइट होल्डर रहेगा, वो उसके पास कंट्रोल आ जाएगा क्या क्या चीज़ का, रिप्रोड्यूस करने का, डिस्ट्रीब्यूट करने का, कम्युनिकेट करने का। मतलब इकोनॉमिक राइट ऑलरेडी उसके पास अवेलेबल थे, उसको थोड़ा एक्सपैंड कर दिया, उसके जो स्कोप को बढ़ा दिया गया। ठीक है, स्कोप को बढ़ा दिया गया एंड देयर वर्क इवन इन द डिजिटल फॉर्मेट में अगर कोई चीज़ स्टोर्ड है तो उसको भी कवर किया
गया है और ये इकोनॉमिक राइट्स को बढ़ा दिया गया है, इंक्लूड कर दिया गया डिजिटल फॉर्मेट में, माने कंप्यूटर प्रोग्राम या इलेक्ट्रॉनिकली या फिर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट वगैरह जो भी इस यहाँ पे हम लोग वर्ड यूज़ कर सकते हैं उसको मिलके करने के लिए। फिर प्रोटेक्शन ऑफ द परफॉर्मर्स राइट, जो कि परफॉर्मर है, जो परफॉर्म करते हैं, जैसे म्यूजिशियन हो गया, एक्टर्स हो गए, ठीक है, उसके पास परफॉर्मेंस राइट होगा कंट्रोल करने का, क्या, रिकॉर्डिंग और यूज़ ऑफ देयर परफॉर्मेंस, मतलब जो भी कुछ परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, जैसे कॉन्सर्ट है तो कॉन्सर्ट को रिकॉर्ड करके उसको अपलोड करना है एंड ऑल, स्टैंड अप कॉमेडियन है तो उसको अपने वीडियोस को अपने यूट्यूब चैनल पर डालना है एंड ऑल, ये सब उसको राइट्स मिले हुए हैं, ठीक है। फिर प्रोविजन फॉर डिजिटल कंटेंट, डिजिटल वर्क को इनकॉर्पोरेट करने के लिए ऑनलाइन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंटेंट वगैरह कर सकते हैं, जो कि बेसिकली ग्रोइंग नीड है इंटरनेट और डिजिटल मीडिया में। मतलब बेसिकली ये बोलना चाह रहा है कि डिजिटल कंटेंट्स को कवर करने के लिए भी अमेंडमेंट किए गए हैं ताकि डिजिटल वर्क प्रोटेक्टेड रहे और ऑनलाइन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंटेंट हो सके, उसमें से बेनिफिट ले सके, क्योंकि ग्रोइंग यूज़ बढ़ रहा है इंटरनेट पे डिजिटल मीडिया का। फिर थर्ड है हमारा कि जो इंडियन कॉपीराइट लॉ है वो इंटरनेशनल ट्रीटीज़ के साथ में अलाइन करता है, मतलब उसके साथ चलता है, मतलब जो ट्रिप्स और बर्ने कन्वेंशन है उसमें जो भी चीज़ें बोली गई थी उससे ये मेल खाता है, मतलब अकॉर्डिंगली चलता है थोड़ा सा, मतलब इंस्पायर्ड बोल सकते बेसिकली।